हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग 2016 का द्वितीय पाली साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे। 2016 का द्वितीय पाली साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे। शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। पहला कहा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक या वास्तविक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। और दूसरी बात, एक बात और रखना, बराबर होता है। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है और साथ ही साथ वस्तु के हमेशा बराबर होता है। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण, पहले हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सभी प्रकार का होता है। आपसे पूछेगा वास्तविक भी और काल्पनिक भी, दोनों होता है। बड़ा भी और छोटा भी, ये भी होता है। वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। ये किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। उत्तल दर्पण की हम बात कर लेते हैं तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। ये किसके द्वारा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा और वस्तु से छोटा होगा। जबकि समतल दर्पण के द्वारा अगर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वह काल्पनिक तो होगा लेकिन इसमें छोटा नहीं होगा, बल्कि समतल दर्पण में बराबर बनता है। काल्पनिक के साथ साथ कैसा बनता है? बराबर होता है। हमने तीनों दर्पण के बारे में बात कर लिया। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल में कहता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस के व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बार बार दोहराने वाला क्वेश्चन ये है। निकट, और एकदम बहुत इजी है, झुंझुनना वाला सवाल कर दीजिए जाए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो हम याद करने का तरीका बताया गया था निकट। निकट का मतलब 3 अक्षर, तो उपयोग करेंगे हम लोग 4 अक्षर का, जिसका नाम है अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। तो निकट जो है वो 3 अक्षर है, उपयोग करेंगे 4 अक्षर, जिसका नाम क्या है? अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में ढूंढिए, अवतल लेंस का है तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। लेकिन अगर दूर दृष्टि दोष रहता तो दूर, देखो 2 अक्षर का है तो उपयोग करेंगे 3 अक्षर, जिसका नाम है उत्तल लेंस। तो ये याद करने का ट्रिक है, आप याद रखिएगा। 2 अक्षर रहेगा तो मारेंगे 3 अक्षर वाला, और अगर 3 अक्षर का रहेगा तो हम मारेंगे 4 अक्षर वाला, मतलब एक ज़्यादा करके। 3 अक्षर का है तो एक ज़्यादा 4 अक्षर, और 2 अक्षर का है तो एक ज़्यादा 3 अक्षर मारेंगे बाबू। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहा गया मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मतलब मानव का जो आँख होता है, मानव का जो आँख होता है उस आँख में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल होता है कि अवतल होता है कि वलयाकार होता है या बाइफोकल होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिए बाबू, ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने कहा गया है, ध्यान दीजिए। कहा गया है क्या चीज़ की विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है? एमीटर होता है कि वोल्ट मीटर होता है कि गैल्वेनोमीटर होता है? इधर लिखा हुआ बाबू डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं या वोल्ट मीटर कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ऑब्जेक्टिव याद रखिए बाबू, काफ़ी महत्वपूर्ण। वोल्ट मीटर को किस क्रम में? तो बाबू समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। एमीटर से जो मापा जाता है वो एमीटर से धारा का मापा जाता है। किसका मापा जाता है? धारा का माप किया जाता है। अगले सवाल को चल देते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर जो है वो कहता है, लिखा गया सवाल आपके सामने कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। पहले अगर हम एमीटर की बात कर लें तो एमीटर को बाबू हम लोग जोड़ते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एमीटर को किस क्रम में जोड़ता है? श्रेणी क्रम में जोड़ता है। और एमीटर से माप करते हैं बाबू धारा का।
एमीटर से किसका माप किया जाता है? विद्युत धारा का माप किया जाता है एमीटर से। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर के बारे में 2 मार्क्स का सवाल क्या आता है कि एमीटर क्या है, इसके बारे में बताइए। तो एमीटर एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और एमीटर से किसका माप किया जाता है? विद्युत धारा का माप किया जाता है। चलते हैं आगे बाबू। सवाल अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होगा या कूलम होगा या वाट होगा या एम्पियर होगा? तो बताइए, आप बताइए। बहुत इजी सवाल है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, कूलम होता है आवेश का एसआई मात्रक, वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। तो बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। वाट फिर से बता दें, वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक, कूलम होता है आवेश का एसआई मात्रक, जबकि वोल्ट होता है विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक होता है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल में कहा गया है कि ध्यान देना। अगला सवाल हुआ, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अभी हम लोगों ने बात किया था दर्पण का, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं लेंस का कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक। तो याद करना, अगर आपसे कह दिया जाए अवतल लेंस और एक बात कर दिया जाए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के द्वारा वो सभी प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, चाहे बड़ा या छोटा या वास्तविक या काल्पनिक। जबकि अगर अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, केवल काल्पनिक। तो अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि CuO + H2 बनाया क्या? Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया में हमने बात किया था कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको उपचयन कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसको अपचयन कहते हैं। यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, और यहाँ जो हो रहा है हाइड्रोजन का योग हो रहा है। ध्यान देना बुआ। तो इसमें दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं रेडॉक्स। और रेडॉक्स किसको कहते हैं? जिस अभिक्रिया में उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उपचयन भी और अपचयन भी, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बनने वाला जो यौगिक होता है उस यौगिक को क्या कहते हैं? तो वैद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी। क्या कहते हैं बाबू? वैद्युत संयोजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने फिर से पीतल उदाहरण है। इसका जस्ट पहले वाला वीडियो में बताया गया था कि पीतल उदाहरण है किसका? धातु का है या अधातु का है या मिश्र धातु का है? तो पीतल किसका उदाहरण है? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल जो हो जाएगा वह मिश्र धातु का उदाहरण हो जाएगा। और पीतल जो बना हो जाता है वो बना हो जाता है कॉपर प्लस जिंक का। पीतल किसका बना होता है? कॉपर प्लस जिंक का बना होता है, याद रखिएगा। पीतल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का उदाहरण है, और मिश्र धातु का उदाहरण पीतल। और पीतल बना किसका होता है? तो कॉपर प्लस जिंक का। किसका किसका? कॉपर प्लस जिंक का। एक और आता है कांसा। कांसा किसका उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा कॉपर प्लस एसएन का, टीन का। कॉपर प्लस एसएन का उदाहरण होता है कांसा। कॉपर प्लस एसएन का उदाहरण होता है कांसा। कॉपर और जिंक का उदाहरण होता है पीतल। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल आपके सामने है कार्बन हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, क्या है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके जो बनने वाला यौगिक होता है उस यौगिक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाला जो यौगिक होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर पूछ दिया जाए, सरलतम सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछ दिया जाए तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। CH4 याद रखिएगा, CH4
4। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल है, हम वही सवाल को करवा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो फर्स्ट पाली का हो चाहे वह सेकेंड पाली का हो। तो ये जो सवाल किया जा रहा है वह सवाल किया जा रहा है 2016 का सेकेंड पाली, अर्थात हम लोग कह सकते हैं द्वितीय पाली का ये सवाल किया जा रहा है। 2016 का द्वितीय पाली का सवाल है और सवाल है साइंस का। सवाल किसका है? साइंस का, याद रखिएगा। द्वितीय पाली 2016 का साइंस का ये क्वेश्चन है। चलते हैं अगला सवाल बुआ। अगला सवाल आपके सामने है कि आवर्त सारणी के, क्या सवाल है आपके सामने? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग का सदस्य होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं बाबू? क्षारीय धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को कहा गया क्षारीय धातु। लेकिन अगर दूसरे वर्ग का सदस्य की बात किया जाए तो याद रखिएगा क्षारीय मृदा धातु। क्या चाहिए बाबू? क्षारीय मृदा धातु। दूसरे वर्ग की बात कर ले रहे हैं। अगर पहले वर्ग की बात किया जाए तो याद रखिएगा क्षारीय धातु, लेकिन अगर दूसरे वर्ग की बात किया जाए तो दूसरे वर्ग में याद रखिएगा क्षारीय मृदा धातु। क्या चीज? क्षारीय मृदा धातु। अगर 18वें वर्ग की बात किया जाए तो 18वें वर्ग को कहते हैं अक्रिय गैस। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस, जिसके बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है 18वें वर्ग के सदस्य को। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी होती है? बहुत इजी सवाल, ये तो हम लोग 8 और 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं ना कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी होती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होता है 0.03%। क्या बाबू? 0.03%। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछता कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है तो ऑक्सीजन है बाबू, याद रखिएगा 21%। ऑक्सीजन कितना? 21%। अगर पूछता नाइट्रोजन कितना है तो नाइट्रोजन को याद रखिएगा कितना प्रतिशत? 78%। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। 0.03% क्या है? नाइट्रोजन है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। अगला सवाल है, ऑक्सीन है। ऑक्सीन मतलब क्या है? ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। ऑक्सीन एक प्रकार का क्या है? पादप हार्मोन। हम लोग पढ़े होंगे पादप हार्मोन की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग पढ़े होंगे 5 पादप हार्मोन। कितने बाबू? 5 पादप हार्मोन। ऑक्सीन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगर हम बात कर लें कि पादप हार्मोन अगर 5 को होता है तो होता है क्या क्या, तो पहला याद रखिएगा ऑक्सीन। पहला क्या याद रखिएगा बाबू? ऑक्सीन। दूसरा याद रखिएगा जिब्रेलिन। क्या याद रखिएगा? जिब्रेलिन। दूसरा क्या? जिब्रेलिन। दूसरा क्या? जिब्रेलिन। तीसरा याद रखिएगा साइटोकाइनिन। तीसरा बाबू साइटोकाइनिन याद रखिएगा, तीसरा हो गया साइटोकाइनिन। चौथा की बात करें तो एब्सिसिक एसिड। क्या चीज़? अब्सेसिक एसिड याद रखिएगा। और पांचवा की हम बात कर लेते हैं तो पांचवा जो होता है वो एथिलीन होता है। एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है और जो पत्तियों को मुरझाने वाला होता है एब्सिसिक एसिड होता है। और पौधों को बढ़ाने वाला ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स होता है। और पेड़ पौधों को हरा भरा रखने का काम जो होता है वह साइटोकाइनिन का होता है। हमने सभी के बारे में वर्णन कर दिया। चलते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन जो है ना इनमें से जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं? क्या अंडाशय होगा या गर्भाशय होगा या शुक्रवाहिका होगा या डिंबाइनी होगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चूंकि जो शुक्रवाहिका है या शुक्रवाहिका नर जननांग का भाग है। शुक्रवाहिका जो है वह किसका है बाबू? नर जननांग का भाग है। जबकि डिंबाहिनी हो जाए, गर्भाशय हो जाए और अंडाशय हो जाए, ये तीनों के तीनों जो है ना वो मादा जनन का भाग है। तो सवाल आपके सामने ये था कि मानव मादा जननांग का भाग नहीं है, तो नहीं कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका हो जाएगा। थोड़ा सा वर्णन और कर लेते हैं इसके बारे में कि जो गर्भाशय होता है इस गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आया जा चुका है कि गर्भाशय में किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। अंडाशय से क्या निकलते हैं? अंडाणु निकलते हैं, याद रखिएगा। अंडाशय से अंडाणु निकलता है और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। परागकोश में होते हैं। सवाल क्या है आपके सामने? परागकोश में होते हैं।
तो परागकोश में क्या भरे होते हैं? क्या बाह्यदल होगा, अंडाशय, अंडा या परागकण? तो परागकोश में जो भरे होते हैं वो होते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर डी। परागकोश में क्या भरे होते हैं? तो परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? परागकण। क्या भरे होते हैं? परागकण। परागकोश की बात किया जाए तो कुछ परागकोश का फिगर इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। परागकोश का जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये वाले को हम लोग कहते हैं परागकोश। ये जो पूरा सा दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर ये वाला रचना, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर में भरे होते हैं परागकण भरे होते हैं। ये जो हम लोग बूंद दे रहे हैं ना, ये वाला हमारा जो भरा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ये परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। और ये वाला जो रचना होता है, इस रचना को हम लोग कहते हैं तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। ये हमने बात किया, ये जो बाउंड्री हमने बात किया है, ये जो बाउंड्री होता है ना, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम लोग कहते हैं परागकोश कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रचना है, ये रचना को हम लोग कहते हैं तंतु कहते हैं। बीच में जो ये वाला हिस्सा हम देख रहे हैं ना, इस वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं योजी। क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। इस वाले बीच वाले हिस्सा को कहते हैं योजी कहते हैं। और ये वाला रचना को हमने क्या कहा? बाउंड्री को हमने कहा परागकोश। क्या कहा? परागकोश कहा। यही परागकोश और तंतु को मिला दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पुंकेसर। पुंकेसरों के सम्मिलित रूप को कहा गया है पुमंग। क्या कहा गया है? पुमंग। और पुमंग को कहा गया है वास्तविक पुष्प का नरभा कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में बाबू याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो वह पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई सजीव अपना भोजन खुद निर्माण करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, स्वयं निर्माण करता है। जैसे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे को क्या कहा गया है? हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहा गया है। हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं वह सभी के सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहा गया। इसको उत्पादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक भी कहा जाता है। सवाल आपके सामने यह है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो हरे पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और एक चीज और बाबू, जल चाहिए। क्या चाहिए? जल। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी मारिए। क्या मारिए? इनमें से सही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो सवाल आपके सामने ये था कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी के सभी आवश्यक है। अगला सवाल है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत होती है। सॉरी, यकृत होती है। क्या होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत को लीवर भी कहा गया है। यकृत को लीवर, यकृत को जिगर भी कहा गया है। लीवर कहिए या फिर क्या कहिए, जिगर कहिए। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं, लीवर को कभी कभी जिगर भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको लीवर कहते हैं या जिगर कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है लीवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, लीवर। देखो लीवर हिंदी में लिखा, लेकिन आपको लीवर लिखेगा इंग्लिश में। क्या लिखेगा? लीवर इंग्लिश में। यकृत इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का क्या उदाहरण है बाबू? ध्यान देना। पादप हार्मोन का जो उदाहरण है वो क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन या एड्रीनलिन या ऑक्सीन। क्या होगा बताइए? पादप हार्मोन का उदाहरण जो होगा वो हो जाएगा ऑक्सीन। अभी हमने बात किया था पादप हार्मोन की संख्या होती है 5। पादप हार्मोन की संख्या हम लोगों ने पढ़ा था 5, जिसमें से ऑक्सीन था, जिब्रेलिन था, साइटोकाइनिन था, एब्सिसिक एसिड था और एथिलीन था। फिर से बोलिए, क्या था? ऑक्सीन था, जिब्रेलिन था, साइटोकाइनिन था और एब्सिसिक एसिड था, एथिलीन था। तो पादप हार्मोन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। उनमें से हमारा क्या यहाँ है बाबू? ऑक्सीन है। क्या है? ऑक्सीन। पादप हार्मोन का उदाहरण है कौन? ऑक्सीन है।
हमारा 20 सवाल था 2016 का सेकेंड सीटिंग, 2016 का सेकेंड सीटिंग साइंस का हमने 20 ऑब्जेक्टिव को देखा। उम्मीद है आप लोग सभी के सभी मार दिए होंगे। बहुत इजी सवाल था, 2016 में पूछा गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए बाबू।